Okay, guys, chalo, let's start without any delay. We will revise section 111 to 122. 111 टू 122 फटाफट सुपर फास्ट स्पीड पे सर सुनो मेरे साथ क्या है सेक्शन 111। सेक्शन 111 टॉक्स अबाउट सर्कुलेशन ऑफ मेंबर रेजोल्यूशन। सर ये वाला सेक्शन कौन से केस में एप्लीकेबल है वो समझना बहुत जरूरी है। अगर आपके पास मीटिंग का नोटिस आया है, अगर मान लो कोई जनरल मीटिंग होने वाला है, उसमें अगर आपको अपना कोई नया रेजोल्यूशन प्रपोज करवाना है या कोई एग्जिस्टिंग रेजोल्यूशन है जिसमें आपको एडिशनल कमेंट्स देने हैं, सर या तो आपको एक पूरा का पूरा नया प्रपोजल, एक नया रेजोल्यूशन लॉन्च करना है अपना खुद का, या अगर आपको एग्जिस्टिंग प्रपोजल में अपना कमेंट देना है तो ये सेक्शन एप्लीकेबल होता है। क्या होगा सर? बहुत सिंपल है। कंपनी जाएगी किसके पास? कंपनी जाएगी, सॉरी, जिस मेंबर को, मतलब मैं अगर अडानी में मेंबर हूं तो मैं अडानी के पास जाऊंगा और मैं अडानी को बोलूंगा अडानी मेरे को नया रेजोल्यूशन प्रपोज करना है, इसका नोटिस भेज दे। या मैं अडानी को कहूंगा तेरा जो ऑलरेडी रेजोल्यूशन है ना उसमें मेरे को और ज्ञान देना है तो ये ज्ञान सर्कुलेट कर दे, नोटिस भेजने की जरूरत नहीं है। तो सर इस केस में कंपनी को क्या करना पड़ेगा? नोटिस सर्कुलेट करना पड़ेगा। हम थोड़ी लॉ की लैंग्वेज पढ़ेंगे। ऑन रिक्विजिशन इन राइटिंग बाय सच नंबर ऑफ मेंबर्स एज अंडर सेक्शन 100। सर एक चीज बहुत ध्यान रखना, ये सेक्शन एप्लीकेबल होने के लिए एक मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि इतने मेंबर आकर के बोलेंगे तो हम बात करेंगे कितने मेंबर्स है, जितने सेक्शन 100 में जो लिमिट है। क्या लिमिट है सर सेक्शन 100 की? 1/10 ऑफ वोटिंग पावर इन केस ऑफ अ कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल एंड 1/10 ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल इन केस ऑफ कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल है तो पेड अप शेयर कैपिटल का लिमिट देखो, नहीं है तो वोटिंग पावर का लिमिट देखो। उतने मेंबर अगर कंपनी को एप्लीकेशन देते हैं, कैसे देते हैं सर? नोटिस देते हैं कि हमको कोई रेजोल्यूशन मूव करना है एंड टू सर्कुलेट टू मेंबर्स एनी स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू मैटर्स प्रपोज देयरइन। जो आप रेजोल्यूशन प्रपोज कर रहे हो ना उससे रिलेटेड जो भी मैटर्स है उसका आप स्टेटमेंट बना करके सर्कुलेट करवाना चाहते हो तो आप कर सकते हो सर। लेकिन कंपनी जो है ना, आप जब कंपनी को दोगे तो कुछ कंडीशंस मीट करना। अगर वो कंडीशन मीट हो जाते हैं तो कंपनी विल बी बाउंड टू सर्कुलेट सच नोटिस एंड स्टेटमेंट। सर क्या कंडीशंस हैं? सबसे पहला, आपको टाइमली रिसीव हो जाना चाहिए वो नोटिस, कंपनी को टाइमली रिसीव हो जाना चाहिए। टाइमली मतलब क्या सर? अगर जो आपका प्रपोज्ड रेजोल्यूशन है उसमें नोटिस भेजने की जरूरत है तो नोटिस भेजने की अगर जरूरत है तो 6 हफ्ते पहले पहुंच जाना चाहिए कंपनी के पास। मीटिंग के 6 हफ्ते पहले तक कंपनी के पास पहुंच जाना चाहिए। पर सर उसके अलावा अगर कोई रिक्विजिशन है, जैसे कि आपने नया रेजोल्यूशन नहीं मांगा, आपने बोला एग्जिस्टिंग रेजोल्यूशन में ही मेरे को कोई ऑब्जेक्शन वगैरह है, मेरे को कोई ऑब्जेक्शन वगैरह है, तो सर आप मीटिंग के 2 हफ्ते पहले तक भी दे दोगे तो चल जाएगा। लेकिन सर ये जो नोटिस भिजवाने का खर्चा है ना, ये तुमको करना पड़ेगा। यू विल हैव टू डिपॉजिट अ सम रीजनेबली सफिशिएंट टू मीट द कंपनीज एक्सपेंसेस। उतना आपको एक सम डिपॉजिट करना पड़ेगा। अब एक बात समझो सर, ये जनरल मीटिंग है, एनुअल जनरल मीटिंग, तो आपको 6 हफ्ते पहले क्या भेजना पड़ेगा? नोटिस भेजना पड़ेगा। 6 हफ्ते पहले नोटिस भेजना पड़ेगा। पर क्या हुआ सर, आपने नोटिस भेजा लेकिन कंपनी आपको डिफॉल्ट करवाने के लिए, 6 हफ्ते वाला नॉन कंप्लायंस करवाने के लिए कंपनी ने क्या किया? आपके अगले ही दिन एनुअल जनरल मीटिंग का नोटिस भेज दिया और सर 1 महीने के अंदर एनुअल जनरल मीटिंग बुला लिया। 1 महीने के अंदर एजीएम आ गया। आपने नोटिस भेजा था और उसके 1 महीने के अंदर एजीएम हो गया। क्यों? क्योंकि कंपनी चाहती थी आपका 6 वीक्स का कंप्लायंस ना हो। तो सर लॉ ने इसका प्रोविजन बना दिया कि जिस दिन आपने नोटिस भेजा है उसके बाद अगर कभी भी एजीएम बुला रही है ना कंपनी, अगर कभी भी एजीएम बुला रही है ना कंपनी, तो सर वो अगर 6 हफ्ते से कम का टाइम है ना तो ऐसा मान लिया जाएगा कि तुमने 6 हफ्ते का नोटिस दे दिया है। क्या लिखा है सर? पढ़ो। प्रोवाइडेड दैट इफ आफ्टर द रिक्विजिशन, आपने जब कंपनी को रिक्विजिशन नोटिस भेजा एंड द एजीएम इज कॉल्ड ऑन अ डेट विद इन 6 मंथ्स आफ्टर द 6 वीक्स आफ्टर द डिपॉजिट, आपने नोटिस भेजा और उसके बाद कंपनी ने 6 हफ्ते के अंदर अंदर क्या बुला लिया? मीटिंग बुलवा लिया, तो सर इट शैल बी डीम्ड टू हैव बीन प्रॉपर्ली डिपॉजिटेड। ऐसा मान लेंगे सही सही डिपॉजिट कर दिया है तुम लोगों ने। अब सर सुनो, अगर एप्लीकेशन, सर सुनो, अगर जो एप्लीकेशन है, अगर आपने एप्लीकेशन दिया लेकिन अगर आपको लग रहा है कि जो ये बंदा सर्कुलेट करना चाहता है, अगर शुभम ने क्या प्रपोजल दिया था कि मुकेश अंबानी को निकाल देते हैं और उसमें सर वो एक्सप्लेनेशन में बहुत ज्यादा बुराई कर रहा है मुकेश अंबानी की, तो सर कोई भी कंपनी या अग्रीव पर्सन मतलब सर जिसको बुरा लग रहा है वो सीजी को एप्लीकेशन देगा कि सीजी ये देखो ना ये गलत काम कर रहा है, और सीजी डिक्लेयर करेगा दैट इफ दिस इज बीइंग अब्यूज्ड टू सिक्योर नीडलेस पब्लिसिटी फॉर डिफेमेटरी मैटर। किसी को बदनाम करके आप अपना नाम बनाना चाहते हो, मतलब बेसिकली राखी सावंत बनना चाहते हो अगर आप, तो सर सीजी ऑर्डर करेगा कि ये स्टेटमेंट कहीं सर्कुलेट नहीं होगा, तो सर स्टेटमेंट सर्कुलेट नहीं होगा। और साथ साथ में सीजी को एप्लीकेशन करने का जो कॉस्ट आया है ना, वो कॉस्ट भी कौन बेयर करेगा? कॉस्ट भी कौन बेयर करेगा? वो बंदा जो डिफेमेटरी मैटर लिख रहा है। और सर अगर आप डिफॉल्ट करते हो इस सेक्शन में तो पेनल्टी लगेगी फ्लैट 25,000। मस्त है सर, फ्लैट 25,000, कोई तकलीफ ही नहीं है मिनिमम मैक्सिमम की। अब सर उसके बाद समझते हैं सेक्शन 112।
सर सेक्शन 112 और 113 बहुत सिंपल है, मेरी बात सुनना। 112 क्या है सर? रिप्रेजेंटेटिव ऑफ प्रेसिडेंट और गवर्नर इन द मीटिंग। सर प्रेसिडेंट और गवर्नर का रिप्रेजेंटेशन, मेरी बात सुनना आराम से। सर अगर क्या है, एक कंपनी में सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट शेयर होल्डर हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं सर। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के शेयर्स किसके नाम पे होते हैं? प्रेसिडेंट के नाम पे, और स्टेट गवर्नमेंट के गवर्नर के नाम पे। तो जरूरी नहीं है ये दोनों ना हर मीटिंग को अटेंड करें। तो ये लोग एक ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव बना सकते हैं, एक रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट कर सकते हैं। सर जिस बंदे को ये रिप्रेजेंटेटिव बनाएंगे ना, वो रिप्रेजेंटेटिव जो है वो अपने आप में मेंबर माना जाएगा, उसकी खुद की मेंबर की कैपेसिटी में ट्रीट किया जाएगा। उसको प्रॉक्सी नहीं बोलेंगे सर, उसको अपने आप में एक मेंबर मानेंगे, और इस मेंबर का पावर है कि वो नीचे किसी को प्रॉक्सी अपॉइंट कर सकता है या पोस्टल बैलेट से भी अपॉइंट कर सकता है। सर उसको कोरम के पर्पस के लिए मेंबर पर्सनली प्रेजेंट माना जाएगा, और इसका राइट टू वोट एज अ प्रॉक्सी और राइट टू वोट, राइट टू अपॉइंट ऑफ प्रॉक्सी एंड राइट टू पोस्ट वोट वाया पोस्टल बैलेट भी वैलिड रहेगा। सर मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, अगर प्रेसिडेंट ने मेरे को ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव बनाया, तो मैं क्या किसी और को प्रॉक्सी बना के मीटिंग में भेज सकता हूं? तुम बिल्कुल प्रॉक्सी बना के मीटिंग में भेज सकते हो, पर अगर तुम खुद जाओगे तो मेंबर पर्सनली प्रेजेंट माना जाएगा, कोरम में इंक्लूड होगा। लेकिन अगर किसी को प्रॉक्सी बना के भेज रहे हो तो उसको इंक्लूड नहीं होगा, वो इंक्लूड नहीं होगा कोरम के पर्पस के लिए। सिमिलरली सर सेक्शन 113 है, बस वो कहता है कि बॉडी कॉर्पोरेट्स भी अगर चाहे ना, तो वो किसी पर्सन को ड्यूली ऑथराइज कर सकते हैं। सर कोई रिलायंस है अगर, तो वो कैसे ऑथराइज करेगा? वो अपनी बोर्ड मीटिंग में ऑथराइज करेगा कि हम मुकेश अंबानी को ऑथराइज कर रहे हैं, ये हमारा ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव है। अब वापस से सर ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव खुद की कैपेसिटी में मेंबर होता है, प्रॉक्सी अपॉइंट कर सकता है, पोस्टल बैलेट से वोट कर सकता है। अब सर बॉडी कॉर्पोरेट में ना दो अलग अलग मीटिंग्स दो अलग अलग मीटिंग में जाना पड़ सकता है, एक तो शेयर होल्डर की मीटिंग, दूसरा क्रेडिटर की मीटिंग। तो शेयर होल्डर की मीटिंग के लिए भी आप अपॉइंट कर सकते हो किसी को, क्रेडिटर की मीटिंग के लिए भी आप किसी को ड्यूली ऑथराइज कर सकते हो। सर 114 जो है ऑर्डिनरी और स्पेशल बिजनेस की बात, स्पेशल रेजोल्यूशन की बात करता है। सर ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन क्या होता है? सर ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन का फॉर्मूला याद कर लो, वोट कास्टेड इन फेवर इज मोर देन वोट कास्टेड अगेंस्ट। बट सर सुनो, स्पेशल रेजोल्यूशन क्या होता है? स्पेशल रेजोल्यूशन मतलब क्या? वोट कास्टेड इन फेवर इज नॉट लेस देन 3 टाइम्स ऑफ वोट कास्टेड अगेंस्ट। 3 गुना से कम नहीं होना चाहिए। मतलब सर अगर आपका 10 वोट अगेंस्ट में आया और 11 वोट फेवर में आता है, तब जाके क्या माना जाता है? स्पेशल ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास हो गया। लेकिन सर अगर आपका 10 वोट अगेंस्ट में आता है और 30 वोट्स अगर फेवर में आता है, तब जाके माना जाएगा क्या? वो आपका स्पेशल रेजोल्यूशन पास हो गया। सर ये है ऑर्डिनरी और स्पेशल रेजोल्यूशन। लेकिन लॉ में क्या लिखोगे? सुनो, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करने के लिए सबसे पहली चीज होती है कि आपने नोटिस दिया है, ढंग से आपने नोटिस दिया है, और उसमें आपने रेजोल्यूशन पास किया है जिसमें वोट्स कास्टेड फेवर में जो है वो वोट कास्टेड अगेंस्ट से ज्यादा है, वोट कास्टेड फेवर में जो है वो अगेंस्ट से ज्यादा है। एक बात सुन लो दोस्तों, मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट अभी तक नहीं बताया है, मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट नहीं बताया है चेयरमैन का। सुन लो, अभी सुन लो। सर एक कॉन्सेप्ट है, हमने सेक्शन 104 पढ़ा था, जहां पे हमने चेयरमैन के बारे में पढ़ा था कि चेयरमैन अपॉइंट होता है। सर चेयरमैन का मैंने बोला था पूरा मीटिंग्स को वो प्रोसीड करता है। सर चेयरमैन के पास ना एक एक्सक्लूसिव राइट होता है, एक एक्सक्लूसिव राइट होता है कास्टिंग वोट का। क्या राइट होता है सर? कास्टिंग वोट का राइट होता है, या फिर सर आप इसको समझ लो टाई ब्रेकर वोट। ट्राई ब्रेकर वोट क्या हुआ सर? समझना, एक कंपनी में 10 मेंबर्स थे और एक चेयरमैन था। इन 10 मेंबर ने वोट किया, सबके पास इक्वल शेयर होल्डिंग है। सर 5 लोगों ने फेवर में वोट किया, 5 लोगों ने अगेंस्ट में वोट किया। तो सर ओआर पास हुआ क्या? 5 लोगों ने फेवर में, 5 लोगों ने अगेंस्ट है, ओआर पास हुआ क्या? नहीं, ओआर पास नहीं हुआ। तो इसको कहते हैं सर टाई। टाई को ब्रेक करने के लिए एक वोट लगेगा और एक वोट चेयरमैन के पास जाता है, इस वोट को कहते हैं सर कास्टिंग वोट। कास्टिंग वोट मतलब क्या सर? वो फाइनल वोट है, उसके पास एक वोट देगा। अगर चेयरमैन फेवर में वोट देगा तो रेजोल्यूशन अप्रूव, चेयरमैन अगर अगेंस्ट में वोट देगा तो रेजोल्यूशन डिसअप्रूव्ड। पर सर इसको कहते हैं कास्टिंग वोट, इसको कहते हैं टाई ब्रेकर वोट। ये एक पावर है चेयरमैन का। तो सर जब आप ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन गिन रहे हो ना, तो आप कास्टिंग वोट को इंक्लूड करोगे, आप वोट कास्टेड इन फेवर और अगेंस्ट में कास्टिंग वोट को इंक्लूड करोगे। अब सर बात करते हैं एसआर की। स्पेशल रेजोल्यूशन मतलब क्या? वोट कास्टेड इन फेवर इज नॉट लेस देन 3 टाइम्स ऑफ वोट कास्टेड अगेंस्ट। पर सर एसआर पास होने के लिए और भी 2 कंडीशन है कि एसआर पास करना है, ऐसा इंटेंशन आपने अपने नोटिस में स्पेसिफाई किया है और नोटिस ड्यूली दिया है। सर ओआर पास करने के लिए नोटिस ड्यूली दिया होना चाहिए और आपका वोट्स इन फेवर इज मोर देन वोट कास्टेड। पर एसआर पास करने के लिए नोटिस में आपने इंटेंशन बताया है, फिर नोटिस दिया है, फिर उसके बाद आपने वोट करवाया है। अब सर सुनो, कुछ चीजें आपको बता देता हूं, कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बता देता हूं। सर ऐसा नहीं है ऑर्डिनरी बिजनेस में ओआर पास होता है, स्पेशल बिजनेस में एसआर पास होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा बहुत सारा केस है जहां स्पेशल बिजनेस में भी ओआर पास होता है, जैसे कि डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स का इशू। तो सर ऐसा होता है, ये मत सोचना ऑर्डिनरी बिजनेस ओआर पास होता है और स्पेशल बिजनेस एसआर पास होता है। दूसरा सर, क्या आप 2-3 आइटम्स को एक साथ मिला के रेजोल्यूशन पास करवा सकते हो? द आंसर इज
एब्सोल्युटली यस करवा सकते हो, कोई ऐसा रेस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई इलीगल नहीं है। बस एक ही प्रॉब्लम है सेक्शन 162, अगर आप डायरेक्टर्स का अपॉइंटमेंट कर रहे हो ना तो उनका अपॉइंटमेंट अलग अलग रेजोल्यूशन से करो, वन रेजोल्यूशन फॉर वन डायरेक्टर, उसको मिला के नहीं करना, बाकी और कोई भी डिसीजन आप मिला के कर सकते हो। सर जब आप ओआरएसआर पास कर रहे हो तो जो लोग वोट नहीं कर रहे हैं या जिनकी वोट्स इनवैलिड है उनको तो एकदम ही इग्नोर कर देना, बस देखना वोट्स फेवर में कितने और कास्ट अगेंस्ट में कितने, उन दोनों को चेक करके रेजोल्यूशन पास कर लेना। अब सर सेक्शन 115 रेजोल्यूशन बाई स्पेशल नोटिस की बात करते हैं। स्पेशल नोटिस भेजना पड़ता है कहीं कहीं पे। सर स्पेशल नोटिस कब भेजना पड़ेगा, या तो एक्ट बोलेगा या आर्टिकल बोलेगा, दोनों में से कोई भी बोल रहा है स्पेशल नोटिस लगेगा तो स्पेशल नोटिस लगेगा। सर स्पेशल नोटिस की क्या स्पेशलिटी होती है, पहले तो कितने मेंबर्स देते हैं। सर स्पेशल नोटिस शैल बी साइंड इंडिविजुअली और कलेक्टिवली बाय हाउ मेनी मेंबर्स, मेंबर्स हैविंग नॉट लेस देन 1% ऑफ द वोटिंग पावर और 5 लाख ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल। 5 लाख का पेड अप शेयर कैपिटल है या 1% ऑफ वोटिंग पावर है तो आप नोटिस दोगे किसको, कंपनी को। मेंबर्स देंगे नोटिस कंपनी को, कंपनी आगे बाकी मेंबर्स को दे देगी। सर मेंबर्स कंपनी को कहां देंगे, रजिस्टर्ड ऑफिस में भिजवाएंगे, कितने दिन के पहले। सर आप कम से कम 14 डेज पहले भिजवा देना, लेकिन 3 महीने से ज्यादा पहले मत भिजवाना। मतलब अगर ये आपका डेट ऑफ मीटिंग है तो इसके 14 डेज के पहले भिजवा देना और 3 महीने के पहले मत भिजवाना। मतलब सर जो मैंने यहां रेड मार्क किया है ना, इस पीरियड में आप नोटिस भिजवा सकते हो, ना उसके पहले ना उसके बाद। अब सर ये जो नोटिस आप भिजवाओगे ना, ये आप इसमें जिस दिन नोटिस भिजवा रहे हो और जिस दिन कंपनी की मीटिंग है वो दोनों डेट को एक्सक्लूड कर देना। द डेट ऑफ सेंडिंग द नोटिस एंड डेट ऑफ मीटिंग हैज टू बी एक्सक्लूडेड। अब सर जैसे ही आपके पास नोटिस आएगा ना कंपनी के पास, कंपनी का काम है सामने मेंबर्स को बताना। कितने दिन के पहले कंपनी मेंबर्स को बताएगी, सर 7 डेज के पहले, एटलीस्ट 7 डेज बिफोर द मीटिंग यू विल हैव टू इन्फॉर्म द मेंबर्स। अब सर आप इंडिविजुअली भी इन्फॉर्म कर सकते हो पोस्ट और ईमेल करके, या फिर आप न्यूज़पेपर में और वेबसाइट में भी छाप सकते हो। सर अगर आप इंडिविजुअली इन्फॉर्म कर रहे हो ना तो डेट ऑफ डिस्पैच ऑफ नोटिस और डेट ऑफ मीटिंग जो है उसको एक्सक्लूड कर देना। पर सर अगर आप न्यूज़पेपर या वेबसाइट में छाप रहे हो तो आप पब्लिश कर सकते हो, लेकिन जब पब्लिश कब करोगे सर, यू विल पब्लिश इट एटलीस्ट 7 डेज बिफोर एंड डेट ऑफ पब्लिकेशन एंड डेट ऑफ मीटिंग शैल अगेन बी एक्सक्लूडेड। उनको भी वापस से एक्सक्लूड कर देना। ये क्या हो गया सर आपका, ये हो गया आपका पर्टिकुलर प्रोविजन। तो सर प्रोविजन क्या हो गया, स्पेशल नोटिस भेज सकते हैं, कौन भेज सकता है, कब तक भेजना है और कंपनी को सामने मेंबर्स को भेजना है, ये 3 ही पॉइंट है। कौन भेज सकता है, जिनके पास 1% ऑफ वोटिंग पावर या 5 लाख रुपीस का पेड अप शेयर कैपिटल है। कितने समय पहले भेजना है, 14 डेज पहले, 3 मंथ से ज्यादा पहले नहीं। और सामने कंपनी कब भेजेगी, 7 दिन के अंदर भेजेगी, या तो इंडिविजुअली भेज देगी या पब्लिश कर देगी। सर हर जगह जो भी टाइम लिमिट है वो क्लियर नोटिस है, मतलब क्या, आपको डेट ऑफ सेंडिंग और डेट ऑफ मीटिंग एक्सक्लूड करना होगा। उसके बाद सर कंपनीज एक्ट में तो 2 जगह लिखा है जहां पे आपको स्पेशल नोटिस भेजने की जरूरत है, सेक्शन 140 जहां पे आप ऑडिटर अपॉइंट कर रहे हो और 169 जहां पे आप डायरेक्टर को रिमूव कर रहे हो। उसके बाद हमने पढ़ा सर सेक्शन 116, बहुत बच्चा सेक्शन है। एडजर्न्ड मीटिंग में अगर कोई रेजोल्यूशन पास होता है ना तो उसको एडजर्न्ड मीटिंग में ही पास हुआ है मानेंगे, उसको ये नहीं मानेंगे कि तुमने पहले से पास कर दिया था या ओरिजिनल डेट में पास किया था। अगर एक मीटिंग जो है 23 सितंबर को होनी थी, एडजर्न होकर के 1 अक्टूबर को हो गए, 1 अक्टूबर वाली मीटिंग में रेजोल्यूशन पास किया तो उसका जो डेट ऑफ रेजोल्यूशन है उसको 1 अक्टूबर ही मानना और 23 सितंबर मत मानना। सर सेक्शन 117 भी बहुत बेसिक है, रेजोल्यूशंस और अग्रीमेंट फाइल करना होता है आपको आरओसी के पास। सर इसको बहुत सिंपल याद कर लो, कुछ रेजोल्यूशंस और कुछ अग्रीमेंट्स है जो मैंने आपको नोट्स में बताया। कहां गया सर, हाँ बस आप इतना सा याद कर लो, कुछ रेजोल्यूशंस और कुछ अग्रीमेंट है जो कंपनी को आरओसी को भेजना होता है, 30 दिन के अंदर भेजना होता है। अगर एमजीटी 40 भेजोगे, एमजीटी 14 में भेजना, 30 दिन के अंदर एमजीटी 14 में। अब सर कौन से रेजोल्यूशन, आप समझ लो सारे रेजोल्यूशन, जो भी रेजोल्यूशन आपने किसी क्लास ऑफ शेयर होल्डर का लिया है, स्पेशल रेजोल्यूशन हो गया, रेजोल्यूशन वेरी ऑब्टेन ऑल द डायरेक्टर ऑल द शेयर होल्डर का कंसेंट, या फिर बोर्ड रेजोल्यूशन हो गया सर, या फिर रेजोल्यूशन अंडर 179, ये भी बोर्ड रेजोल्यूशन में ही आता है, रेजोल्यूशन अंडर 179, या फिर सर कोई ऐसा अग्रीमेंट कंपनी और उसके एमडी के बीच में जहां पे आप क्या कर रहे हो, कंपनी और एमडी के बीच में जहां पे आप अपॉइंटमेंट, रीअपॉइंटमेंट या वेरिएशन ऑफ टर्म्स की बात कर रहे हो, इस तरह का कोई भी रेजोल्यूशन है ना दोस्त, तो उसको आपको आरओसी को फाइल कर देना 30 दिन के अंदर अंदर एमजीटी 14 में। सर सुनो, अगर डिफॉल्ट कर दोगे फाइलिंग में तो आपको पेनल्टी लगेगी, अगर आप डिफॉल्ट कर दोगे फाइलिंग में तो आपको पेनल्टी लगेगी। सर कितनी पेनल्टी लगेगी, आप अगर कंपनी हो तो मिनिमम 10,000 पर डे, डिफॉल्ट का 100 रुपीज अप टू अ मैक्सिमम ऑफ 2 लाख रुपए। लेकिन अगर आप ऑफिसर इन डिफॉल्ट हो तो मिनिमम 10,000 पर डे, 100 रुपीज अप टू अ मैक्सिमम ऑफ 50,000 रुपीज का आपको लगेगा। सर देखो, अगर आप इस दिन आपने रेजोल्यूशन पास किया तो 30 डेज के अंदर आपको क्या करना चाहिए था, 30 डेज के अंदर आपको आरओसी को फाइल कर देना चाहिए था। अगर आपने नहीं किया तो एक वन टाइम पेनल्टी 10,000 की तो लग जाएगी। उसके बाद जिस जिस दिन तक आप नहीं करोगे ना, रोज का 100 रुपए ऐड करते रहना, लेकिन किसी भी हालत में मैक्सिमम 2 लाख रुपए से ज्यादा पेनल्टी नहीं हो सकती। इस तरह की पेनल्टी है सर कंपनी के लिए, और ऑफिसर इन डिफॉल्ट के लिए सेम केस है, पर पेनल्टी उस पर 50,000 से ज्यादा नहीं हो सकती। अब सर एक पॉइंट समझना, अगर कोई रेजोल्यूशन है, अगर कोई रेजोल्यूशन है जो जो जिसके वजह से एओए ऑल्टर हो जाता है, कोई ऐसा रेजोल्यूशन है जिसके वजह से एओए ऑल्टर हो जाता है, तो जो
रेजोल्यूशन है ना उसको हर एओए के कॉपी के साथ अनेक्स करके भेजना, या एओए में एम्बॉडी करवा दो कुछ भी, लेकिन अनऑल्टर्ड एओए मत भेजना, रिवाइज्ड एओए ही भेजना ताकि लोगों को पता रहे। अब सर मेरी बात सुनो सर, यहां पे एक एक्सेप्शन है जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, वो ये कहता है सर जो आपने 179 में बोर्ड रेजोल्यूशन पास किया ना, जो 179 में आपने बोर्ड रेजोल्यूशन पास करके आप इसको आरओसी को सबमिट कर रहे हो, सर अपने को पता है आरओसी को जो भी चीजें सबमिट होती है वो पब्लिक डॉक्यूमेंट होती है, मतलब 399 कहता है आप व्यू कर सकते हो, पर सर इन्होंने एक्सेप्शन बोल दिया कि ये जो रेजोल्यूशन आपने सबमिट किया है ना 179(3) वाला, सर ये बोर्ड रेजोल्यूशन है, बहुत कॉन्फिडेंशियल है, इसको तो तुम बिल्कुल भी पब्लिक डॉक्यूमेंट समझ के व्यू नहीं कर सकते। और सर ये जो रेजोल्यूशन सबमिट करने वाली बात है ये कुछ कंपनीज को एप्लीकेबल नहीं है, जैसे कि बैंकिंग कंपनी हो गई, अगर एक बैंक लोन दे रही है तो उसको भी ये रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है, पर उसके लिए एप्लीकेबल नहीं है, इसको छोड़ दो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब सर सेक्शन 118 मिनट्स का बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन है, समझो सर आप मिनट्स क्या करते हो, मिनट्स प्रिपेयर, साइन और प्रिजर्व, प्रिपेयर साइन प्रिजर्व, बनाते हो साइन करते हो प्रिजर्व करते हो। पहले बनाने की बात करते हैं, कौन से मीटिंग का मिनट्स बनता है सर, मीटिंग के प्रोसीडिंग्स का मिनट्स बनता है, याद रखना मीटिंग के प्रोसीडिंग्स का, प्रोसीडिंग्स मतलब जो भी चीजें हुई मीटिंग में उसका मिनट्स बनता है। कौन से 4 मीटिंग्स है सर, जनरल मीटिंग ऑफ शेयर होल्डर, कोई भी क्लास का, इक्विटी शेयर होल्डर कोई भी क्लास का हो, दूसरा क्रेडिटर्स का मीटिंग, तीसरा बोर्ड का मीटिंग, चौथा कमेटी का मीटिंग, ये 4 मीटिंग का और एक रेजोल्यूशन आ जाता है, रेजोल्यूशन ऑफ पोस्ट बाय पोस्टल बैलेट, ये सारे का मिनट्स बनेगा कितने दिन के अंदर से, जिस दिन कंक्लूड होगा उसके 30 दिन के अंदर अंदर मिनट्स बन जाना चाहिए। अब सर मिनट्स जो है वो फेयर होना चाहिए, फेयर मतलब सही सही चीजें बतानी चाहिए उसमें, और कोई भी अगर आपने अपॉइंटमेंट वगैरह किया है ना डायरेक्टर्स का ऑडिटर्स का, वो सारा उसमें इंक्लूड करना, वो तो बेसिक बात है क्योंकि सारी ही चीजें आपको इंक्लूड करनी है वैसे भी। पर सर बोर्ड मीटिंग का मिनट्स होगा ना, बोर्ड मीटिंग का मिनट्स होगा ना, तो 2 चीजें खास इंक्लूड करना, जितने भी डायरेक्टर्स प्रेजेंट थे उनका नाम, और अगर कोई रेजोल्यूशन पास हुआ तो उसमें जो डिसेंटिंग डायरेक्टर्स हैं, अगर कोई रेजोल्यूशन पास हुआ उसमें कोई डिसेंटिंग डायरेक्टर्स हैं उनका नाम भी डाल देना। अगर सर मिनट्स में से क्या कोई चीज चेयरमैन हटा सकता है, हां अगर तीनों कंडीशन में से कोई भी कंडीशन मीट होता है तो हटा सकता है। पहला, अगर इन द ओपिनियन ऑफ चेयरपर्सन चेयरमैन इट इज डिफेमेटरी ऑफ एनी पर्सन, सेकंड इट इज इररिलेवेंट और इममटेरियल टू द प्रोसीडिंग, थर्ड इफ इट इज डेट्रीमेंटल टू द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी। पहला सर ऐसा लग रहा है डिफेमेटरी है, दूसरा लग रहा है इररिलेवेंट है, तीसरा इंटरेस्ट को डेट्रीमेंटल है, तो चेयरमैन के पास एब्सोल्यूट डिस्क्रिशन है, अकेला वो डिसाइड कर सकता है कि भाई ये मैटर हटा दे, तुमको किसी को पूछने की जरूरत नहीं है। अब सर मिनट्स जो होता है ना वो एविडेंस होता है, जो भी चीज मिनट्स में लिखी है, और अगर मिनट्स प्रॉपर्ली साइन होकर मिनट्स बुक में घुस गया एक बार तो उसको सब चीजों को सही मानेंगे। अगर उसमें तुमने लिखा है मीटिंग बुलाई है तो तुमने मीटिंग बुलाई है, अगर तुमने लिखा है प्रोसीडिंग किया है तो प्रोसीडिंग किया है, अगर तुमने लिखा है कोई अपॉइंटमेंट किया है तो तुमने अपॉइंटमेंट किया है और वो अपॉइंटमेंट वैलिड होगा, अनलेस द कॉन्ट्रैरी इज प्रूव्ड, मतलब सर कोई और कारण से अगर आप कोई सबूत निकाल करके कॉन्ट्रैरी प्रूव कर देते हो, अनलेस दैट हैपेंस इट विल बी डीम्ड दैट सारी चीजें सही से हुई है। अब सर एक बात समझना, कोई भी, ये एक पैराग्राफ है पढ़ो, कोई भी डॉक्यूमेंट, नो डॉक्यूमेंट परपर्टिंग टू बी अ रिपोर्ट ऑफ द प्रोसीडिंग ऑफ जनरल मीटिंग शैल बी सर्कुलेटेड और एडवर्टाइज्ड एज कंपनीज एक्सपेंस, मतलब सर ऐसा आप मत करना कि जो मिनट्स है ना, जो मिनट्स हैं, मिनट्स का नाम का कोई और डॉक्यूमेंट बना दिया आपने, कोई और रिपोर्ट बना दी, उस रिपोर्ट में जो भी कंपनी के मीटिंग में वो सब लिख रहे हो और उसको आप सर्कुलेट कर रहे हो। भाई ये कंपनी तो अपने खर्चे पे या अपने एडवर्टाइजमेंट में मत करना, कोई अगर गलती से लिख करके लीक कर देता है, कोई अगर गलती से लिख करके लीक कर देता है, लिख करके लीक कर देता है तो अलग बात है, पर तुम खुद से मत करना, कोई भी डॉक्यूमेंट को तुम खुद से मत सर्कुलेट करना। और सर सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड का कंप्लायंस करना, अगर तुमने मिनट्स बनाने में डिफॉल्ट किया तो 25,000 का फ्लैट पेनल्टी और 5,000 का, पर सर अगर आपने टैंपरिंग किया है ना दोस्त, ऐसी तैसी तुम्हारी टैंपरिंग किया है ना, सीधा जेल में डालेंगे तुमको, और 2 साल तक का जेल लगा देंगे, एंड फाइन लगा देंगे 25,000 से 1 लाख तक का, एंड फाइन लगा देंगे 25,000 तक का, और नहीं लिखा है सर, एंड लिखा है। उसके बाद सर मिनट्स के कुछ और रूल्स है कि भैया मिनट्स के तुम मिनट्स बुक बनाओगे, मिनट्स बुक अलग अलग बनेंगे, जनरल मीटिंग का एक, बोर्ड मीटिंग का एक, कमेटी मीटिंग का एक, और रेजोल्यूशन बाय पोस्टल बैलेट का अलग नहीं बनेगा। रेजोल्यूशन बाय पोस्टल बैलेट जो है वो जनरल मीटिंग के मिनट्स में घुस जाएगा। अब सर सुनो, मिनट्स जो है ना उसमें मिनट्स जो है मिनट बुक में 30 दिन के अंदर आ जाने चाहिए, जब भी आपकी मीटिंग खत्म होगी उसके 30 दिन के अंदर अंदर मिनट्स बुक में आ जाने चाहिए। सर अगर पोस्टल बैलेट से मीटिंग कर रहे हो ना तो मिनट्स में कुछ खास चीजें डालना, मिनट्स बुक में कुछ खास चीजें डालना, पहला कि तुम्हारा रेजोल्यूशन क्या था, दूसरा रिजल्ट क्या आया वोटिंग का, और स्क्रूटिनाइजर का क्या रिपोर्ट था, ये तीनों चीजें आपको अपने मिनट्स में डालनी पड़ेगी। अब सर मिनट बुक के साइन की बात कर लेते हैं। देखो मिनट बुक में ना हर पेज पे साइन होगा, इनिशियल्स होंगे आपके, लेकिन लास्ट पेज में ना साइन और डेट दोनों होगा, और डेट जो होगा ना वो बहुत इंपॉर्टेंट डेट होगा। अब सर साइन कौन करेगा मिनट बुक को, सुनना, अगर जनरल मीटिंग है तो उस जनरल मीटिंग का चेयरमैन करेगा, अगर वो चेयरमैन की डेथ हो गई या इनएबिलिटी हो गया तो उसके कोई भी डायरेक्टर जो ऑथराइज है वो कर लेगा, कंपनी का जो भी डायरेक्टर बोर्ड ऑथराइज कर रहा है वो कर लेगा, लेकिन 30 दिन के अंदर अंदर, मीटिंग कंक्लूड होंगे 30 दिन के अंदर अंदर साइन हो जाना चाहिए। पर सर अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग की बात कर रहे हो तो उसको या तो इस बोर्ड मीटिंग का चेयरमैन करेगा या अगले बोर्ड
मीटिंग का चेयरमैन करेगा, कोई और डायरेक्टर नहीं करेगा, इस बोर्ड मीटिंग का चेयरमैन या अगले बोर्ड मीटिंग का चेयरमैन। इसलिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में ना 30 दिन का टाइम लिमिट नहीं है, 30 दिन में आपको नहीं साइन करना होता है। और सर अगर कोई रेजोल्यूशन बाय पोस्टल बैलेट है तो उसको कौन साइन करेगा सर? जिसको बोर्ड ने, जो बोर्ड का चेयरमैन है वो साइन करेगा, या अगर वो नहीं कर पा रहा है तो बोर्ड ने जिसको ऑथराइज किया है वो साइन करेगा। 30 दिन के अंदर अंदर साइन कर लेना है। अब सर ये जो मिनट्स बनते हैं, मिनट बुक कहां रखोगे? तो देखो भैया, अगर जनरल मीटिंग वाला मिनट्स है ना तो आप उसको रजिस्टर्ड ऑफिस में रखना, पर अगर बोर्ड मीटिंग वाला मिनट्स है ना उसको रजिस्टर्ड ऑफिस या कोई भी और प्लेस में रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जनरल मीटिंग वाला तो सिर्फ आरओ में रहेगा भाई, इसको परमानेंटली प्रिजर्व करोगे आप, कहीं आप डिस्पोज नहीं कर सकते। और ये कंपनी सेक्रेटरी के कस्टडी में रहेगा या कोई भी और पर्सन जो ऑथराइज्ड है उसके कस्टडी में रहेगा। इसको कहते हैं सर प्रिजर्वेशन ऑफ मिनट्स। ये पूरा मिनट्स का प्रोविजन था। मिनट्स आपको बनाना है, साइन करना है और सेंड करना है। सर छोटी छोटी चीजें ही आपको याद रखनी होगी, जैसे कि साइन कौन करता है, कहां रखते हैं, क्या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के मिनट्स का, क्योंकि ये एमसीक्यू में आने वाला सवाल है, बोर्ड के मिनट्स को क्या आप किसी और प्लेस में रख सकते हो कि रजिस्टर्ड प्लेस में रख सकते हो कि दोनों? तो ऑप्शन है दोनों, आप रजिस्टर्ड ऑफिस में भी रख सकते हो या कोई और प्लेस जो बोर्ड ने डिसाइड किया। अब सर ये जो मिनट्स का पूरा प्रोविजन है ना, पूरा का पूरा जो प्रोविजन है सेक्शन 8 को एप्लीकेबल नहीं होता है, सेक्शन 8 को एप्लीकेबल नहीं होता है। पर अगर सेक्शन 8 कंपनी ने अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मारी, क्या बोला कि भैया 30 दिन के अंदर हम सारे मीटिंग्स को सर्कुलेट करेंगे मिनट्स को, तो भैया अगर सर्कुलेट करना है तो घुमाने के लिए कुछ होना भी तो चाहिए ना, तो तेरे को बनाना पड़ेगा, वरना मत बना। अगर तुमने ये लिख दिया 30 दिन के अंदर हम सारा मीटिंग का मिनट सर्कुलेट करेंगे, तो फिर बना भाई, तो फिर क्या कर सकते हैं हम? सेक्शन 119 क्या कहता है सर? इंस्पेक्शन। जो आपका मिनट बुक्स बना था क्या वो इंस्पेक्ट हो सकता है सर? इसका मैंने आपको समरी बना करके पढ़ाया था, उससे पढ़ाता हूं सर। सुनो सर, ये रहा, थोड़ा गंदा सा समरी है लेकिन अच्छा है, तुम्हारे नोट्स में अच्छे से लिखा होगा, मेरी बात सुन लो। सेक्शन 119 में इंस्पेक्शन का समरी क्या है सर? इंस्पेक्शन किस चीज का कर रहे हो? मिनट्स का कर रहे हो। मिनट सर देखो, जनरल मीटिंग का मिनट्स होता है, बोर्ड मीटिंग और रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन का। बोर्ड मीटिंग के मिनट्स की तो बात भी मत करना, कॉन्फिडेंशियल होता है। लेकिन सर उसके अलावा कोई भी और मिनट्स है ना तो मेंबर इंस्पेक्ट कर सकता है सर। या तो मैं स्वयं जाके इंस्पेक्ट कर सकता हूं या फिर मैं उसको मंगवा के इंस्पेक्ट कर सकता हूं। स्वयं जाओगे कहां पे सर? रजिस्टर्ड ऑफिस में। क्यों? क्योंकि जनरल मीटिंग के मिनट्स और रेजोल्यूशन बाय पोस्टल बैलेट जो जनरल मीटिंग के मिनट्स में जाता है वो सारा रजिस्टर्ड ऑफिस में ही रखा होता है। तो मैं वहां चला जाऊंगा किसी भी बिजनेस आवर्स में और जाकर के मैं फ्री में इंस्पेक्शन कर सकता हूं। पर सर सुनो, अगर कंपनी चाहे तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में कुछ लिख करके रेस्ट्रिक्ट कर सकती है बिजनेस आवर्स। अगर बिजनेस आवर्स सुबह 9 से शाम के 6 होता है, आप उसको कम कर सकते हो, आप डिफाइन कर सकते हो प्रॉपर। लेकिन किसी भी हालत में 2 घंटे से कम का बिजनेस आवर्स मत रखना भाई। मिनिमम 2 घंटे का बिजनेस आवर्स तो रेको रखना ही पड़ेगा ऑन एनी गिवन बिजनेस डे। उसके अलावा सर अगर मैं खुद नहीं जाना चाहता, मैं नोटिस मैं मंगवाना चाहता हूं, तो कंपनी को आप रिक्वेस्ट भेजोगे। आप रिक्वेस्ट करने के 7 वर्किंग डेज के अंदर अंदर अगर आपने प्रॉपर्ली रिक्वेस्ट किया और अगर आपने फीस पेमेंट कर दिया तो कंपनी 7 वर्किंग डेज के अंदर आपको हार्ड कॉपी भिजवा देगी। पर हार्ड कॉपी भिजवाने के सर फीस लगेंगे, वो फीस आपको पेमेंट करने। बट सर कभी कभी क्या होता है, मेरे को हार्ड कॉपी नहीं चाहिए, मैं बोल रहा हूं कंपनी मेरे को सॉफ्ट कॉपी देते, तो अगर वो सॉफ्ट कॉपी जब मांग रहे हो आप, प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर के अंदर अंदर के जनरल मीटिंग का मिनट्स मांग रहे हो आप या जनरल मीटिंग का डिटेल मांग रहे हो, तो कंपनी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में सॉफ्ट कॉपी अवेलेबल करवा देगी, प्रोवाइडेड पिछले 3 साल का मांग रहे हो। सर अगर 10 साल पहले का मांग रहे हो ना तो मेरे को खर्चा लगेगा, मेरा टाइम कॉस्ट लगेगा, मेरे को खुजवाना पड़ेगा, मैं नहीं खुजवा सकता भाई, तू फिर पैसे दे। पर अगर फ्री में मांग रहे हो, 3 साल पहले के मांग रहे हो, तो मैं आपको हाथ के हाथ मैं आपको सॉफ्ट कॉपी में भिजवा दूंगा। ये सारा प्रोविजन है सर। अगर कंपनी मना कर देती है, अगर कंपनी आपको रेफ्यूज कर देती है कि नहीं भैया तुम मिनट्स नहीं इंस्पेक्ट कर सकते, या कंपनी आपको, हाँ, कंपनी अगर आपको मना कर देती है या फिर अगर आपको नहीं करने देती मिनट्स, आपको नहीं भेजती है मिनट्स, तो कंपनी में 25,000, ऑफिसर इन डिफॉल्ट पे 5,000 का फाइन लगेगा। और तो और सुनो, कंपनी पे फाइन तो लगेगा, लेकिन आप जाके ट्राइब्यूनल को कंप्लेन भी कर सकते हो। ट्राइब्यूनल देखना नहीं दे रहे हैं, तो अगर ट्राइब्यूनल के पास गए ना, ट्राइब्यूनल 2 चीजें कर सकते हैं। या तो वो तुम्हारे मिनट्स का इंस्पेक्शन में लग जाएगा कि भाई ऐसी क्या बात है जो तू नहीं दे रहे, वो तुम्हारे मिनट्स के इंस्पेक्शन में लग जाएगा, या फिर ट्राइब्यूनल ऑर्डर देगा कि भाई भिजवाना तत्काल प्रभाव से, फोर्थविथ भिजवा दो। तो दोनों में से कोई ऑर्डर देगा सर। ट्राइब्यूनल क्या ऑर्डर देगा? पहला ऑर्डर देगा कि या तो बोलेगा कि भैया तुम ना इमीडिएट इंस्पेक्शन करेगा, या फिर वो ऑर्डर देगा कि तुम फोर्थविथ भिजवा दो। कौन सा? ट्राइब्यूनल। अगर तुमको मना किया गया है, तुम ट्राइब्यूनल के पास जाओगे, ट्राइब्यूनल ऑर्डर देगा क्या कि तुम्हारे मिनट्स का इंस्पेक्शन होगा। मतलब ये एक डरावनी बात है। या तुमको बोलेगा फोर्थविथ तुम भिजवा दो। इस तरीके से तुम इंस्पेक्शन कर सकते हो, लेकिन एक चीज याद रखना, इंस्पेक्शन सिर्फ मेंबर कर सकता है, उसका कोई दोस्त या नॉन मेंबर जो है वो इंस्पेक्शन नहीं कर सकता। 120 बात करता है सर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रिकॉर्ड्स मेंटेन करने का। सर इन्होंने पहले जमाने में 2 कंपनीज को मैंडेटरी करवाया था, बाद में इन्होंने मना कर दिया। ये प्रोविजन क्या है सर? कोई कंपनी अगर चाहे ना तो कोई डॉक्यूमेंट, रिकॉर्ड, रजिस्टर या मिनट्स, कोई भी डॉक्यूमेंट, रिकॉर्ड, रजिस्टर या मिनट्स को ना वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रख सकते हैं, और कोई अगर इंस्पेक्शन के लिए मांगे तो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ही इंस्पेक्शन के लिए दे सकते हैं। सर 2 कंपनीज के लिए इन्होंने मैंडेटरी करवाने की कोशिश की थी पहले, लिस्टेड कंपनी और वो कंपनी जिनके मेंबर्स 1000 से ज्यादा हैं, शेयर होल्डर, डिबेंचर होल्डर, ये लोग 1000 से ज्यादा हैं। पर सर बाद में इन्होंने शैल वर्ड को हटा करके मे कर दिया। मतलब सर बोला कि ये कंपनी भी अगर चाहे तो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रख सकते हैं, नहीं भी रखेंगे तो नहीं चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। सर अभी
मैनेजिंग डायरेक्टर, कंपनी सेक्रेटरी और ये सारे जो डायरेक्टर्स होते हैं ना, ये लोग रिस्पॉन्सिबल होते हैं ई रिकॉर्ड्स के मेंटेन करने का। सर देखो, सिर्फ ई रिकॉर्ड रखना नहीं होता है, सिर्फ कीप की बात नहीं होती है, मेंटेन की भी बात होती है। एक बार बना लेने से कुछ नहीं होता है, उसको अपडेट भी करते रहना पड़ता है चेंजेस के साथ, तो उसके लिए तुम रिस्पॉन्सिबल होगे। और सर रिकॉर्ड जो है वो इंस्पेक्शन के लिए अवेलेबल होगा, पर सर फीस की पेमेंट लग सकती है। सॉफ्ट कॉपी में तो है, तो क्या हुआ, हमने पूरा सिस्टम बैठाया है तो हम तुमसे पैसा लेंगे, तुम यहाँ पे हम तुमको इंस्पेक्शन के लिए मांग सकते हैं। बस मिनट्स में एक एक्सेप्शन है कि अगर सॉफ्ट कॉपी मांग रहे हो तो फ्री में इंस्पेक्शन हो जाएगा। लेकिन सर अगर ई फॉर्म का अगर इंस्पेक्शन कर रहे हो तो पैसे वो चाहे तो मांग सकते हैं। सर 121 रिपोर्ट्स ऑफ एजीएम, दिस इज द लास्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन, दिस इज द सेकंड लास्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन। रिपोर्ट्स ऑफ एजीएम क्या है, जब एजीएम खत्म हो जाएगा उसके बाद एक रिपोर्ट डायरेक्ट रजिस्ट्रार को देनी पड़ेगी। कितने दिन के अंदर सर, नेचुरली अब हमारा इंस्टेंट आ गया 30 डेज के अंदर। और कौन से फॉर्म में सर, फॉर्म एमजीटी 15 में आपको रजिस्ट्रार को कुछ इंटीमेशन देना पड़ेगा। कौन देगा सर, एवरी लिस्टेड पब्लिक कंपनी। ये बड़े बड़े काम हमको लिस्टेड पब्लिक कंपनी से ही करवाने होते हैं, ताकि तुम जाकर के एजीएम को बोल दो, रजिस्ट्रार को बोल दो भाई सब ठीक से हो गया, कर लिया हमने, एजीएम बुला लिया, हेल्ड कर लिया, कंडक्ट कर लिया, सब कुछ ठीक से हो गया, ऐसा आप इंटीमेशन दोगे एमजीटी 15 में। 30 दिन के अंदर अंदर अगर आपने डिफॉल्ट किया ना बेटा, तो कंपनी तुमको 1 लाख रुपए की पेनल्टी लगेगी, और दिन के 500 रुपए, और अप टू अ मैक्सिमम ऑफ 5 लाख। चिंदी नहीं है सर, 1 लाख रुपए, दिन के 500 रुपए, और मैक्सिमम 5 लाख रुपए तक का पेनल्टी लगेगा। और ऑफिसर इन डिफॉल्ट को 25,000 तक का पेनल्टी लगेगा। 25,000 से कम नहीं लगेगा, सॉरी 25,000 से ज्यादा का लगेगा, और 500 रुपए दिन का, अप टू अ मैक्सिमम ऑफ 1 लाख रुपीज। ठीक है। अब सर आप क्या कर रहे हो, आप एक रिपोर्ट भेज रहे हो एनुअल जनरल मीटिंग का, क्या ये रिपोर्ट मिनट्स के अंदर ही जाता है? नहीं सर, दिस इज एन एडिशन टू द मिनट्स ऑफ द मीटिंग, दिस इज एन एडिशन टू द मिनट्स ऑफ द मीटिंग, एंड दिस रिपोर्ट हैज टू बी साइंड। मैंने तुमको बताया था, एक चेयरमैन साइन करेगा और सीएस साइन करेगा। अगर चेयरमैन नहीं है तो 2 डायरेक्टर साइन करेंगे, जिसमें से एक जो है मैनेजिंग डायरेक्टर होना जरूरी है। ये लोग साइन करते हैं सर, क्या ये लोग साइन करेंगे रिपोर्ट, और रिपोर्ट को भेज देंगे। सर रिपोर्ट में और भी चीजें आपको इंक्लूड करनी पड़ती है। क्या इंक्लूड करना पड़ता है सर रिपोर्ट में? आपको अब बोल्ड एमसीक्यू डिटेल इंक्लूड करना पड़ता है। बोल्ड एमसीक्यू, क्या सर रिपोर्ट में आप एक बोल्ड एमसीक्यू लिख के भेजोगे? क्या एडजर्नमेंट का कोई डिटेल हुआ है क्या, बिजनेस क्या ट्रांजैक्ट हुआ था, क्या अदर डिटेल्स है, क्या लॉ का कंप्लाइंस हुआ एनुअल जनरल मीटिंग बुलाने में, और डिटेल्स बताओ कि जैसे कि वेन्यू क्या था, डे क्या था, टाइम क्या था, आर क्या था, मेंबर्स कितने आए थे, उसमें कोरम कितने मेंबर, कोरम मीट हुआ था क्या, और क्या आपने चेयरमैन अपॉइंट किया था, चेयरमैन अपॉइंट किया था तो कैसे अपॉइंट किया था, ये सारा डिटेल आपको बताना पड़ता है सर। अब बोल्ड एमसीक्यू, ए एडजर्नमेंट, बी बिजनेस ट्रांजैक्टेड, ओ अदर, एम सॉरी एल लॉ का कंप्लाइंस रिगार्ड टू कॉलिंग द एनुअल जनरल मीटिंग, डी आप क्या बाकी डिटेल्स बताओ, एम मेंबर्स, सी आपके चेयरमैन का क्या हुआ, क्यू और आपके कोरम का क्या हुआ। ये सारी चीजें आपको रिपोर्ट में बतानी पड़ती है सर। ठीक हो गई बात। अब सर सुनो सेक्शन 122 सॉरी 112 नहीं 122, एप्लीकेबिलिटी ऑफ दिस चैप्टर टू वन पर्सन कंपनी। सर ये वन पर्सन कंपनी को ये चैप्टर का सेक्शन 98 और 100 से 111 एप्लीकेबल नहीं है, मतलब कोरम का, नोटिस का, ये सारा प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं है। तो सर ये लोग डिसीजन कैसे लेंगे? देख भाई, अगर एनुअल जनरल मीटिंग या ईजीएम है ना, तो कुछ नहीं, जो मेंबर है उसको बोल लिखेगा रेजोल्यूशन, लिख करके कंपनी को भेजेगा, कंपनी उसको मिनट्स बुक में डालेगी और साइन कर देगी। जैसे ही मिनट्स बुक में डाला और साइन कर डेटेड कर दिया, खत्म, रेजोल्यूशन पास हो गया। सिमिलरली सर डायरेक्टर, देखो अगर एक से ज्यादा डायरेक्टर है तो प्रॉपर तुमको मीटिंग करनी पड़ेगी, उसके प्रोविजन है अलग सीए फाइनल में। लेकिन अगर तुम सिर्फ एक डायरेक्टर हो ना, अगर सिर्फ एक डायरेक्टर हो ना, तो तुमको क्या करना पड़ेगा, तुम वापस से अपना रेजोल्यूशन बनाओ, डायरेक्टर्स कंपनी को भेजो, कंपनी उसको मिनट्स बुक में लिखेगी, साइन करेगी, डेट करेगी, जिस दिन डेटेड हुआ सर उस दिन बोर्ड मीटिंग हो गया और मान लिया जाएगा पास हो गया। सर क्या सेक्शन 111 से 122 तक इन डेप्थ आपको समझ आया? हाँ जी सर, ठीक है, चलो बाकी का रिवीजन अपन बाद में करेंगे। थैंक्स अ लॉट दोस्तों। ये मेरे क्लास का रिवीजन था, मेरा इंटेंशन नहीं है यूट्यूब में अपलोड करने का, बट मैं करूंगा। तो आप लोगों को कैसा लगा ये रिवीजन? बिकॉज ये अब भी हमने ये कॉन्सेप्ट पिछले 4 घंटे में पढ़ा है, तो आधे घंटे में रिवीजन ऑब्वियसली बहुत स्पीड होता है, क्योंकि अभी अभी सारा डिटेल में समझा है, पर फिर भी मैंने पूरा रिवीजन करवा के डिटेल में आपके लिए डाला है। कमेंट में मेरे को जरूर बताना आप लोगों को कैसा लगा ये रिवीजन, और आपको इस तरह के और वीडियोस चाहिए क्या, सो दैट आई विल कीप कमिंग अप विद मोर सच वीडियोस। और बाकी पूरा फुल फ्लेजेड रिवीजन तो वैसे भी आएगा ही। ओके, सो do make sure you let me know in the comment, because your appreciation is my motivation, and that is how I get the motivation to make more videos. Do click on the like button and subscribe करना मत भूलना, अगर आपको एग्जाम तक सारे सपोर्ट चाहिए लॉ से रिलेटेड, और मैं सपोर्ट करूंगा। ठीक है, चलो गाइस, सी यू अंटिल देन, बाय बाय।